हेलो दोस्तों, नेक्स्ट आज हम देखेंगे विगत क्लास से आगे हिमालय की सामान्य जानकारियों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में, हिमालय के परमाणु के संदर्भ में और हिमालय के मुख्य भागों के संदर्भ में। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम शुरू करते हैं हिमालय का ट्रांस हिमालय भाग। तो ट्रांस हिमालय भाग को हम देखेंगे। इससे पहले एक बार हम इसकी आउटलाइन और सीमांकन को देखें। ट्रांस हिमालय का जो सीमांकन है वो हमें इस रूप में दिखलाई पड़ता है। ट्रांस हिमालय का सीमांकन उत्तर में हमें यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं के साथ जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसको कहा जाता है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ से और दक्षिण में महान हिमालय। इसके मध्यवर्ती भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। तो सीमांकन की स्थिति में सबसे पहले हम चर्चा करें तो सीमांकन की स्थिति इसकी ट्रांस हिमालय की बनती है उत्तर में पामीर की गांठ, जिसको पामीर का पठार कहते हैं, तथा दक्षिण में इसकी स्थिति बनती है महान हिमालय। महान हिमालय के रूप में इनके मध्यवर्ती भाग को कहा जाता है ट्रांस हिमालय। और इस संदर्भ में हम देखें तो यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। यह हिमालय का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। हमने हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में जो घटना देखी थी, जब प्लेट संचलन के कारण से 33 सागर के भूसन्नति वाले क्षेत्र में उभार आया और उस उभार की अवस्था में जब हिमालय की उत्पत्ति या उभार के रूप में हिमालय खड़ा होता है, उत्पन्न होता है, उस अवस्था में सबसे पहले ट्रांस हिमालय, ट्रांस के बाद में कुछ गैप आया, कुछ समय का अंतराल आया, उसके बाद में पुनः हलचल के परिणाम स्वरूप महान हिमालय की उत्पत्ति होती है। फिर कुछ समय का अंतराल रहा, फिर उसके बाद में पुनः ऐसी घटना होती है कि हिमालय का मध्यवर्ती हिमालय उत्पन्न होता है, फिर कुछ समय का अंतराल आता है और अंततः शिवालिक हिमालय का निर्माण होता है। तो इसीलिए हिमालय का सबसे प्राचीन भाग माना जाता है महान हिमालय के उत्तरी भाग को, जिसको कहा जाता है ट्रांस हिमालय। अब हम यहाँ देखें, ट्रांस जो हिमालय है इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। इन 3 श्रेणियों को मिलाकर के ट्रांस कहलाता है। इन 3 श्रेणियों में सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, नेक्स्ट लद्दाख श्रेणी, नेक्स्ट थर्ड जास्कर श्रेणी। ये मिलकर के कहलाती हैं ट्रांस हिमालय। अब यहाँ हम देखें इन पहाड़ी श्रृंखलाओं को कौन कौन सी अवस्था में किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरवर्ती भाग है, इसको कहा जाता है काराकोरम। इस भाग को कहा जाता है लद्दाख व इस अवस्था को कहा जाता है जास्कर। ये 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं मिलकर के ट्रांस हिमालय कहलाती हैं। अब इन 3 हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाता है
क्रमशः इनकी स्थिति बतलाइए। तो इनकी जो अवस्था है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर में काराकोरम, मध्य में लद्दाख और दक्षिण में जास्कर पाई जाती है। तो इस जो अवस्था की बनने वाली स्थिति है प्रश्न पर, वो बनती है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण में क्रमशः। यहाँ प्रश्न आता है उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम पाया जाता है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के रूप में इनका क्रम पाया जाता है। नेक्स्ट स्थिति में हम देखें तो यहाँ ट्रांस हिमालय के रूप में हमें कुछ क्षेत्र जो हमारी कश्मीर का भाग जो भारत में नहीं है वो भी यहाँ दिखलाई पड़ता है। ये भाग है, ये पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है तथा इस क्षेत्र को कहा जाता है अक्साई चेन। तो यहाँ हम देखें ये भाग अक्साई चेन के रूप में है, अक्साई चेन क्षेत्र, इसको कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। अब यहाँ हम बात करें ट्रांस हिमालय है वो कितने देशों के मध्य है, तो ट्रांस हिमालय है वो हमें 3 देशों के मध्य दिखलाई पड़ता है, पाकिस्तान, चीन और भारत। भारत का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख। राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर, जिसको वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के रूप में या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो केवल मात्र भारत के लद्दाख व जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही इसका विस्तार पाया जाता है। तो नेक्स्ट स्थिति यहाँ बनकर के आती है इसके विस्तार के संदर्भ में। तो विस्तार को हम यहाँ देखें, इसका विस्तार, तो विस्तार केवल और केवल जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है, यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। एकमात्र राज्य या एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान में 1 से 2 के रूप में विभाजित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जा चुका है, इसमें पाया जाता है। अन्य कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से हिमालय का विस्तार पाया जाता है आगे के सीक्वेंस में हम देखेंगे। तो अब हम देखें इस हिमालय प्रदेश की कुछ विशेषताएं हैं। तो इन विशेषताओं में हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले हम पाते हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला को हम कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं। ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला वाले क्षेत्र में हमें सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पाक अधिकृत कश्मीर में फैली हुई है, इसको कहा जाता है K2, या K2 को ही कहा जाता है गोडविन ऑस्टिन, गोडविन ऑस्टिन चोटी। गोडविन ऑस्टिन चोटी है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर ऊंची है। यहाँ हम देखें तो सामान्य रूप से हमें भारत की सबसे ऊंची चोटी की जो अवस्था है वो ट्रांस हिमालय में देखने को मिलती है। भारत में सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक ऊंचा भाग ट्रांस हिमालय की K2 चोटी के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर का भाग होने के कारण इसका विस्तार भारत में नहीं है। अब हम आगे देखें तो इसी श्रृंखला में हमें यहाँ इस क्षेत्र में एक ऊंची चोटी राकापोसी चोटी के रूप में दिखाई देती है। यहाँ हम बाहर की ओर लिखें इनको, राकापोसी चोटी, जो कि लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, राकापोसी चोटी। नेक्स्ट स्थिति में हम देखें तो इसके दक्षिण की ओर विस्तार के साथ जास्कर की श्रृंखला है, और जास्कर श्रृंखला के मध्य यहाँ एक भ्रंश पाया जाता है, और इस भ्रंश का नाम हमने देखा था, इस भ्रंश को कहा जाता है इंडो सांको सच्चर भ्रंश या इंडो सच्चर भ्रंश कहलाता है। इंडो
सच्चर भ्रंश, इंडो सच्चर भ्रंश के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक की स्थिति कुछ श्रृंखलाओं के साथ और श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली ऊंची चोटियों के साथ हमने देखी। आगे हम देखें इन पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ ग्लेशियर और कुछ नदियां हैं जिनकी स्थिति हम देख पाएंगे। यहाँ सबसे पहले हमें कुछ अलग से एक स्थिति नज़र आती है। इस स्थिति को कहा जाता है झील। ये एक झील है, ये दो क्षेत्रों में फैली हुई है, भारत व तिब्बत, जो कि चीन का भाग है। भारत और तिब्बत वाले क्षेत्र में झील पाई जाती है। इस झील की कुछ विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की अभी चर्चा करेंगे हम। इससे पहले यहाँ तक आप एक इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट हम चर्चा करें झील के संदर्भ में, तो हमने झील देखी थी। इस झील को पोंगेंग त्योसो झील के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्वी भाग, इसका पश्चिमी भाग, ये झील है एक विशेष प्रकार की विशेषता रखने वाली झील है। इसलिए यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना करके पूछ लिया जाता है। जम्मू कश्मीर की एकमात्र झील जो खारी भी है वह मीठी भी है। तो इस झील के संदर्भ में हम देखें तो इस झील का जो नाम है पोंगेंग त्योसो, पोंगेंग त्योसो झील है। इसकी दो विशेषताएं हैं, खारी व मीठी दोनों प्रकार की पाई जाती है। खारा जल है वो भारत की ओर है, पश्चिमी भाग खारा है तथा पूर्वी भाग मीठा है। पूर्वी भाग का जो जल है वो मीठा जल पाया जाता है और पश्चिमी भाग का जल है वो खारा पाया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रश्न एग्जामों को लेकर के इससे पहले भी उठाए जा चुके हैं। राजस्थान के संदर्भ में ऐसा प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है। जैसा एक नदी के संदर्भ में पूछा जाता है, भारत की वह नदी जो राजस्थान में बहती है, आधी खारी व आधी मीठी है। तो ऐसा नाम हम जानते हैं लूनी नदी है, जिसका उद्गम के समय पानी मीठा होता है और आगे प्रवाहित होने के बाद आगे जाकर के खारी हो जाती है, बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान पर। इसी प्रकार से झील पर प्रश्न उठाया जाता है। वह झील जो जम्मू कश्मीर में है, खारी व मीठी दोनों अवस्थाओं में जानी जाती है। तो इसका एक भाग जो भारत की ओर पड़ता है, पश्चिमी भाग ये खारा है। इसके पूर्व में पड़ने वाला तिब्बत क्षेत्र की ओर जो भाग है वो मीठे जल के रूप में जाना जाता है। इस झील का नाम है पोंगेंग त्योसो झील। नेक्स्ट हम चर्चा करें तो इस झील का कुछ भाग जो भारत की ओर पड़ता है, भारत में इस झील का 40% भाग आता है तथा तिब्बत क्षेत्र में इसका भाग 60% आता है। 60% भाग का जो विस्तार है वो तिब्बत में पाया जाता है, 40% भाग है वो भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट स्थिति आती है इसके आगे, वहाँ बनती है नदी को लेकर के। इस क्षेत्र से बहने वाली भारत की एक प्रमुख नदी तंत्र का नाम है जिसको कहा जाता है इंडस नदी या सिंधु नदी। हम देखेंगे सिंधु नदी के बारे में। इसका एक स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन के। नोट डाउन के साथ साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे आप, जहाँ आपको ऐसा लगता है कि इस पर बनने वाले प्रश्न और भी हो सकते हैं, साथ ही उनको भी ऐड करते चलें। आने वाले एग्जामों के लिए आपको बार बार नोटबुक नहीं उठानी पड़े, एक ही जगह आपको सारगर्भित चीज़ समाहित मिले। तो इसका ध्यान रखें, नोट डाउन करते समय क्वेश्चन हल करने का प्रयास करें। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थिति में हम चर्चा करते हैं यहाँ के प्रमुख नदी अपातंत्र की जो इस ट्रांस हिमालय से होकर के बहती है। इधर से बहने वाली एक नदी है जिसको इंडस नदी या सिंधु नदी कहा जाता है।
इंडस रिवर, इंडस रिवर के रूप में जानी जाती है, या इसी को सिंधु नदी कहते हैं। अब ध्यान देंगे, सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तिब्बत क्षेत्र से होकर के, तो इस स्थान पर चांगला दर्रा है, इस चांगला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है। चांगला दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी का प्रवेश भारत में किस दर्रे से होकर होता है? चांगला दर्रे से होकर होता है। आगे जब सिंधु नदी बहती हुई जाती है तो इसमें दो सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। एक सहायक नदी के रूप में श्योक नदी आती है, जो काराकोरम पहाड़ी श्रृंखला को काटकर इसकी सहायक बन जाती है। इसकी एक सहायक नदी जो श्योक की सहायक मानी जाती है, गालवान नदी। गालवान नदी, इस नदी को कहा जाता है श्योक नदी। श्योक नदी, यहां से प्रश्न कई एग्जामों में डाल करके पूछा जा चुका है। श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? यहाँ हम इसके अतिरिक्त भी देखते हैं। श्योक की प्रमुख सहायक नदी है वो गालवान नदी है, जो श्योक में मिलती है, और श्योक में मिलने के बाद में श्योक नदी अपनी सिंधु नदी की सहायक नदी प्रणाली के रूप में आगे बढ़ती है। जब सिंधु नदी आगे की ओर जाती है तो ये इस पहाड़ी श्रृंखला को पार करती है, लद्दाख श्रृंखला को। लद्दाख पहाड़ी श्रृंखला को पार करते समय यहाँ एक बुंजी नामक स्थान पर इसको काटती है। बुंजी नामक स्थान पर, और बुंजी नामक स्थान फेमस है। यहाँ नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज बनता है, या विश्व का सबसे बड़ा नदी गोर्ज या नदी दर्रे के रूप में यहाँ निर्माण होता है। इसको कहा जाता है इंडो गोर्ज। इंडो गोर्ज, गोर्ज की भी चर्चा करेंगे हम, क्या होता है गोर्ज। तो यहाँ बुंजी नामक स्थान जम्मू कश्मीर के इस लद्दाख क्षेत्र की पहाड़ियों को काटते समय सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। डाटा भी इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। इस स्थान पर इंडो गोर्ज जो बनता है इसकी गहराई 5200 मीटर गहरी है, अर्थात इसकी गहराई है वो 5200 मीटर पाई जाती है, जो विश्व का सबसे गहरा गोर्ज है। इंडो गोर्ज 5200 मीटर की गहराई के साथ विश्व का सबसे गहरा गोर्ज है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख की पहाड़ी श्रृंखला को काटते समय इंडस नदी द्वारा बनाया गया है। इंडस नदी इसी श्रृंखला में जब आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है तो अंततः इस नदी द्वारा अरब सागर में अपने जल को विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है, कराची शहर, पाकिस्तान का। इम्पोर्टेंट यहाँ भी है, ये नदी तिब्बत से निकलती है, भारत में चांगला दर्रे से होकर प्रवेश करती है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच से जाती है, लद्दाख पहाड़ी श्रृंखला को बुंजी नामक स्थान पर काटती हुई दुनिया का सबसे गहरा गोर्ज बनाती है। और इस गोर्ज को बनाने के बाद में जब ये नदी प्रणाली
पाक अधिकृत कश्मीर से होती हुई आगे की ओर बढ़ती है, अंततः पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ये मैदानों का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में ये जलोढ़ मृदा निक्षेपित करती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का निक्षेपण करने के बाद ये अंततः अरब सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। यहाँ श्योक नदी और गालवान नदी दोनों महत्वपूर्ण हैं। गालवान श्योक की सहायक है, श्योक है वो सिंधु की सहायक है। यहाँ दोनों स्थितियाँ ध्यान देने योग्य हैं। याद रहे, गालवान नदी का जो उद्गम है वो होता है अक्साई चीन क्षेत्र के पास से, लेकिन श्योक नदी है वो भारत के अधिकार क्षेत्र वाले कश्मीर से निकल करके चलती है। नेक्स्ट हिस्से में हम आगे बढ़ें तो इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं या हिम आवरण पाए जाते हैं। धरातल का वह क्षेत्र जो अधिक ऊंचाई के कारण वर्ष भर शीत प्रदेश के रूप में रहता है, इस शीत प्रदेश वाले क्षेत्र में हमें वर्ष भर वो पहाड़ियाँ जो हिम आवरण के रूप में ढकी हुई पाई जाती हैं, दिखाई देती हैं, ग्लेशियर कहलाते हैं। यहाँ हम कुछ ग्लेशियर हैं उनकी चर्चा करेंगे। यहाँ एक पठार है उसकी हम चर्चा करेंगे, जिसको हम शुष्क मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दें और यहाँ एक इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम नेक्स्ट हिस्से में यहाँ ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाले कुछ ग्लेशियरों की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर है वो हमें इस काराकोरम पहाड़ी श्रृंखलाओं में देखने को मिलते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। तो यहाँ हम देखें कुछ पहाड़ी श्रृंखला की स्थिति को हम यहाँ और थोड़ा सा विस्तार से बना करके इसमें देखते हैं। इस पहाड़ी श्रृंखला काराकोरम में सबसे पहले पड़ता है इस क्षेत्र में पड़ने वाला ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। दूसरा ग्लेशियर है बाल्टेरो ग्लेशियर। नेक्स्ट थर्ड है बाइफो ग्लेशियर। नेक्स्ट है बायटूरा ग्लेशियर और इस क्षेत्र में पड़ता है प्रमुख ग्लेशियर हिस्पार ग्लेशियर। अब यहाँ जो हमने दो नाम देखे हैं इन पर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं। हिस्पार ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत के प्रमुख ग्लेशियरों में आते हैं। दोनों को लेकर के एग्जाम में प्रश्न हो चुके हैं। तो हम और भी ध्यान दें, बाल्टेलो ग्लेशियर इसी ट्रांस हिमालय का भाग है, बाइफो ग्लेशियर और बायटूरा ग्लेशियर। इस प्रकार से कुछ प्रमुख ग्लेशियर जो ट्रांस हिमालय का भाग माने जाते हैं, कुछ इस लोकेशन के साथ अवस्थित पाए जाते हैं। यही इनकी अवस्थिति है। सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टेरो ग्लेशियर, बाइफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर और बायटूरा ग्लेशियर के रूप में विस्तृत हैं। इस क्षेत्र का हम कुछ नदी उद्गम के रूप में भी इसका विस्तार देखते हैं। साथ ही इन ग्लेशियरों के बीच में यहाँ कुछ घाटियों की अवस्था भी बनती है और ये गहरी गहरी घाटियाँ आगे चल कर के ऊंची ऊंची चोटियों के रूप में भी दिखलाई पड़ती हैं। और यहीं से प्रश्न आता है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। साथियों, इसी प्रकार से प्रश्न निकलते हैं। एक एग्जाम में अगर ग्लेशियर को पूछा है, अगले में उसी से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न उठा करके दे दिया जाता है। जैसा प्रश्न है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी, तो याद रखें राकापोसी चोटी है, वो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी चोटी के नाम से जानी जाती है। प्रश्न कई बार नाम के साथ अन्य नाम को भी देकर के पूछ लिया जाता है। काराकोरम का अन्य नाम क्या है, तो काराकोरम को ही कृष्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है।
अगर हम यहाँ देखें तो इसी को कृष्णागिरी भी कहते हैं। प्राचीन नाम इसका कृष्णागिरी भी था। तो कृष्णागिरी ही काराकोरम श्रेणी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कृष्णागिरी, लद्दाख और जास्कर की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वो इस रूप में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हिस्से में हम चर्चा करें अंततः लद्दाख के बाद में जास्कर की ओर आते हैं। तो जास्कर हमारी पहाड़ी श्रृंखलाओं के साथ महान हिमालय को विभाजित करता है और महान हिमालय और जास्कर पहाड़ी श्रृंखला के बीच में एक विश्व प्रसिद्ध भ्रंश पाया जाता है जिसको कहा जाता है इंडो-सच्चर भ्रंश या इंडो-सच्चर थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एक स्थिति शुष्क मरुस्थल के रूप में पाई जाती है और इस शुष्क मरुस्थल का जो विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई पड़ता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख मरुस्थल लद्दाख मरुस्थल के रूप में जानी जाती है, जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। और यहाँ भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है भारत में न्यूनतम वर्षा क्षेत्र, तो वहाँ नाम आता है लद्दाख। अगर ऑप्शन में लद्दाख नहीं है तो ऑप्शन बनकर के राजस्थान पर आता है और राजस्थान का फिर क्षेत्र आता है तो आता है जिला जैसलमेर। तो इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। भारत में न्यूनतम वर्षा क्षेत्र, सबसे कम वर्षा 5 सेंटीमीटर तक यही होती है। लद्दाख एक शुष्क मरुस्थल है, यहाँ 5 सेंटीमीटर या इससे भी कम वर्षा होती है। 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र विश्व में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र है, लद्दाख का मरुस्थल है, इसलिए इसको शुष्क शीत मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे लद्दाख को शीत शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख शीत शुष्क मरुस्थल है, शीत शुष्क मरुस्थल है। विशेषता है 5 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सामान्य रूप से ही प्रश्नों के रूप में एग्जाम में दिया जा चुका है, तो लद्दाख शीत शुष्क मरुस्थल के रूप में जाना जाता है, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अब इस क्षेत्र में हम और अवस्थिति को देखें तो हमें एक अवस्थिति और दिखलाई पड़ती है। वो अवस्थिति हमें वर्तमान समय में इस क्षेत्र की एक सीमावर्ती भाग को लेकर के रही है, इसीलिए ये चर्चा का विषय भी हो जाता है। वर्तमान में हमने इसको भारत के भौतिक प्रदेशों के साथ भी जब इसकी शुरुआत कर रहे थे उस समय भी चर्चा हुई थी, भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी और हमने देखा था कि हाल ही में इसी लद्दाख क्षेत्र में चाइना की सेना द्वारा और भारत की सेना द्वारा कुछ सीमा को लेकर के झड़प हुई है और वो अभी हाल ही में चर्चा का विषय है। और वो क्षेत्र कौन सा था? ये गालवान नदी क्षेत्र के पास वाला भाग था। तो गालवान नदी क्षेत्र इसी लद्दाख के क्षेत्र के निकट पड़ने वाला भू क्षेत्र है जो इस अक्साई चीन के दक्षिणवर्ती भाग में पाई जाती है। अब मानचित्र के माध्यम से कुछ क्वेश्चन निकल करके आते हैं, वो ये आता है गालवान नदी इस पोंगेंग त्योसो जो झील है, इस झील की किस दिशा से उद्गमित होती है? तो पोंगेंग त्योसो झील के उत्तर में निकलती है तथा श्योक नदी अक्साई चीन के किस भाग से निकलती है? तो अक्साई चीन के उत्तरी व पश्चिमी भाग से निकल करके आती है। किसकी सहायक नदियां मानी जाती हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ें तो उससे पहले एक बार इसको नोट डाउन करें और आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे हम देखते हैं, आगे कुछ इसके महत्वपूर्ण तथ्य और क्वेश्चन हैं जिन पर हम चर्चा करें जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जो हमने देखा इस ट्रांसी हिमालय वाले क्षेत्र का सर्वाधिक लंबा या बड़ा ग्लेशियर, तो याद रखें इस ग्लेशियर का नाम था सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर, लंबाई 75 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इस क्षेत्र का भी है, भारत का भी सबसे लंबा ग्लेशियर है। दूसरी स्थिति आती है पोंगेंग त्योसो झील की, जिसको हमने देखा मीठी व खारी। मीठी व खारी दोनों प्रकार की है। साथ ही इसकी लंबाई भी ध्यान रखें तो इस झील की जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर है। 134 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। तीसरी अवस्था आती है, यहाँ का प्रमुख दर्रा है जो दो पहाड़ियों के बीच से है, इसको कहा जाता है काराकोरम दर्रा। और इस काराकोरम दर्रे की ऊंचाई को भी पूछ लिया जाता है, ये डाटा भी महत्वपूर्ण है। तो 5654 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। यहां से प्रश्न निकल करके आते हैं। नेक्स्ट स्थिति पर सिंधु नदी, इसके द्वारा बनाया गया गोर्ज किस स्थान पर बना है? बूंजी नामक स्थान पर, बूंजी स्थान है। और बूंजी स्थान पर बना यह है गोर्ज भारत का व विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज है, विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज है। इस रूप में फेमस है। ऊंचाई हमने देखी थी, गहराई 5200 मीटर गहरा गोर्ज है, जो अपनी दृश्यावली के लिए बड़ा ही सुंदर और विख्यात है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न निकल करके यहाँ से नेक्स्ट स्थिति में हम देखें लद्दाख। लद्दाख की स्थिति में हम पाते हैं भारत का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ निकल करके आते हैं। और अगले ही तथ्य की बात करें तो हमने एक चोटी को देखा जो भारत की तथा विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो हम यहाँ राकापोसी चोटी, राकापोसी चोटी के रूप में देखते हैं। राकापोसी चोटी लद्दाख पहाड़ी, विश्व की तीव्र ढाल वाली चोटी है, तीव्र ढाल वाली चोटी है। सामान्य रूप से और जो प्रश्न हैं वो सहायक नदियों को लेकर के इन पर भी प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन कर लें और आगे की ओर हम मिलते हैं अगली हमारी क्लास में। इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।